हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। आज हमारे 10th क्लास मैथ की सेकंड क्लास है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने संख्याओं का वर्गीकरण यानी कि संख्याओं के प्रकार की बात करी थी, जिसमें हमने उसे फ्लो चार्ट के माध्यम से समझा था। फ्लो चार्ट की सहायता से हमने उसको समझा था। हम पूरा एक चार्ट बनाया था, ठीक है, उस पर उसके वर्गीकरण को हमने समझा था। ठीक है, अब बारी है जितनी भी हमारी संख्याएँ हैं, क्योंकि जो संख्याएँ मैंने वहाँ पर आपको बताई हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपको वो याद रह जाएँ। मैंने वहाँ पे क्या किसके बारे में क्या बताया, किसकी परिभाषा क्या बताई थी, जरूरी नहीं है कि आपके 2-4 दिन बाद या 1 महीने बाद वो आपको याद रहे। आपको वापस फिर वीडियो देखना पड़ेगा, ठीक है ना। इसलिए हमें जरूरी हो जाता है कि उन सभी संख्याओं की परिभाषा हमें लिखना बहुत जरूरी है एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, इतना हम कर लेंगे तो हमें बाद में वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब अपने नोट्सों से तैयारी करेंगे, नोट्सों में रिवाइज करेंगे और हमें एकदम रेडी हो जाएगा कि इसको क्या कहते हैं। ठीक है, तो जो स्टूडेंट इस क्लास में नए हैं वो हमारी इससे पहली क्लास ज़रूर देखें, क्योंकि वो क्लास देखने के बाद अगर वो यहाँ पे आएंगे तो उनके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। ठीक है, अगर वो उस वीडियो के बिना यहाँ पर हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तब भी आपको समझ में ही आएगा। लेकिन मैं आपसे फिर भी रिक्वेस्ट करूँगा, इस वीडियो के बाद आप उस वीडियो को ज़रूर देखें जो हमारा पहला वीडियो था। क्लियर है। अब सेकेंड लेक्चर है हमारा ये, इसमें हम बात करेंगे इनकी डेफिनेशन की। तो स्टार्टिंग करेंगे हम लोग वास्तविक संख्याओं से। ठीक है, तो जो हमारी वास्तविक और काल्पनिक संख्याएं होती हैं इनकी बात करेंगे, क्योंकि दोनों को समझने की एक ही बात है, एक ही आधार है दोनों को समझने का। तो देखिए मैंने परिभाषा में लिखा है वास्तविक संख्याएं हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं, इंग्लिश में रियल नंबर बोलते हैं। और काल्पनिक संख्याओं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हम इमेजिनरी नंबर कहा जाता है। अब देखिए वास्तविक संख्याओं की परिभाषा क्या है, वे संख्याएं जिन्हें संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं, जबकि काल्पनिक में वे संख्याएं जिन्हें संख्या रेखा पर दर्शाया नहीं जा सकता, सॉरी ये मिस हो गया यहाँ पे, संख्या रेखा पर नहीं दर्शाया जा सकता है काल्पनिक संख्याएं कहलाती हैं। वे संख्याएं जिन्हें संख्या रेखा पर नहीं दर्शाया जा सकता है काल्पनिक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, इसकी बात हमने डिटेल में लास्ट क्लास में करी थी, लेकिन फिर भी एक बार मैं आपको बता देता हूँ। भाई आपको पता है एक रेखा होती है इस प्रकार से, उस रेखा पे हम संख्याएं दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने 0 दिखा दिया, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 डॉट डॉट इन्फिनिटी, यहाँ पे -1, -2, -3 डॉट डॉट माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, अब इस संख्या रेखा पर अब मैं आपसे कहूँ कि भाई 0 को दिखाइए, तो 0 आप कहोगे यहाँ है। लो यहाँ पे एग्जाम्पल लेके तो बात करते हैं 0। ऐसे में आपसे कहूँ 1 दिखाइए, तो 1 ये है, 1 को दर्शा सकते हैं आप संख्या रेखा पर। ऐसे हम लोग 2 की बात करो, 2 भी दर्शा सकते हैं, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे ऑन। ठीक है, तो आप 1, 2, 3, 4 सब। ऐसे में बात करूँ आपसे -1 दिखाइए, तो -1 यहाँ पे जाएगा, -2 यहाँ आ जाएगा, -3 यहाँ जाएगा, -4, -5, -5। ठीक है, यानी कि प्लस में हो या माइनस में हो सब आ रही हैं यहाँ पर। तो -1 हो, -2 हो, -3 हो। इसके बाद मैं आपसे कहूँ 0.9 लगभग यहाँ पे होगा, 0.9, 2.7 लगभग यहाँ होगा, 2.7। ठीक है, 2/3 मतलब 1 से कम वैल्यू आएगी। ठीक है, 1 से कम तो लगभग यहीं रहने वाली है, 0 और 1 के बीच में कहीं आएगा ये। इस प्रकार से आपका मान लीजिए वर्गमूल 2 की वैल्यू होती है 1.41 लगभग में, 1.41 जैसे आप जानते होंगे बात। तो 1.41 लगभग कहाँ जाएगा भाई, 1 ये लगभग यहाँ जाएगा। ऐसे आपका वर्गमूल 3 की वैल्यू होती है कितनी, वर्गमूल 3 की 1.7 लगभग होती है, 1.7 कुछ। ठीक है, तो 1.7, तो 1.7 मतलब 1 यहाँ पे, 1.5 यहाँ मान लेते हैं, तो 1.7 लगभग यहाँ आएगा। ठीक है, देखो मैं दर्शाना नहीं सिखा रहा हूँ आपको कौन कहाँ पे क्या अर्थ चल रहा है, मैं तो ये बता रहा हूँ किन संख्याओं को हम संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। ये हो गया। ऐसे आपका पाई हो गया, क्योंकि पाई की वैल्यू लगभग 3.14 होती है लगभग में, तो 3.14 लगभग यहाँ आ जाएगा इसका मान।
ठीक है, तो ये संख्याएं आप लोग देख रहे हैं जिसमें आपका शून्य है, +1 +2 +3 -1 -2 -3, दशमलव वाली, भिन्न वाली, वर्गमूल, घनमूल, पाई, ये सब क्या हैं? इन सभी संख्याओं को हम लोग संख्या रेखा पर दर्शा पा रहे हैं, उनको यहाँ पे निरूपित कर पा रहे हैं, इसलिए इन्हें कहते हैं हम लोग वास्तविक संख्याएं। जिन संख्याओं को हम संख्या रेखा पर दर्शा पाएं उन सभी संख्याओं को कहा जाएगा वास्तविक संख्याएं। दैट्स इट। क्योंकि संख्या रेखा ही आधार बनाया गया है वास्तविक संख्याओं और काल्पनिक संख्याओं में अंतर के लिए। जिन संख्याओं को आप संख्या रेखा पर दर्शा पाओगे वो वास्तविक संख्याएं हैं, और जिन्हें हम संख्या रेखा पर नहीं दर्शा सकते वो काल्पनिक संख्याएं हैं। दैट्स इट, बस यही है इसका कुछ। ठीक है, तो इस प्रकार से आपकी और भी संख्याएं होंगी। ये सब क्या है हमारी? ये वास्तविक संख्याएं। चलिए आगे बात करते हैं। काल्पनिक। ये काल्पनिक में क्या आती हैं आपके? जैसे मान लीजिए 5 + आयोटा, ये आयोटा होता है, आयोटा। लास्ट क्लास में इसके बारे में मैंने आपको बताया था। आई क्या है यहाँ पे? आयोटा। ठीक, आयोटा का प्रतीक होता है, आयोटा नाम दिया गया है इसको। 5 + आयोटा, या मान लीजिए 6 आयोटा, या फिर 2/3 × आयोटा, या मान लीजिए 5 - आयोटा, या फिर आयोटा। ठीक है, 5 आयोटा, इस प्रकार से। मतलब आपकी संख्याओं में आयोटा अगर मौजूद है, ठीक है, अगर संख्याओं में आयोटा मौजूद है तो उन संख्याओं को हम लोग संख्या रेखा पर नहीं दर्शा सकते, क्योंकि ये परिभाषित ही नहीं हुए कि आयोटा का मान कितना होता है। क्लियर है? तो इसलिए हम लोग आयोटा को संख्या रेखा पर नहीं दर्शा सकते। ठीक है, तो देखो सिंपल सी पहचान है वास्तविक और काल्पनिक में। अगर संख्याओं में आयोटा मौजूद है तो वो काल्पनिक है, आयोटा नहीं है तो वो वास्तविक है। उसके इसमें आपको चेक करने की जरूरत नहीं है कि हम इसको संख्या रेखा पे दर्शा पाएंगे या नहीं दर्शा पाएंगे। सिंपल सी कहानी है, बस इसको पकड़ लो। आयोटा मौजूद है संख्या में तो काल्पनिक है, आयोटा मौजूद नहीं है तो वास्तविक है। दैट्स इट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट है आपकी प्राकृत या फिर प्राकृतिक संख्याएं। भाई प्राकृत भी होता है लिखा हुआ और प्राकृतिक भी होता है, हम दोनों ही नाम से इसको जानते हैं, और इंग्लिश में इसका नाम है नेचुरल नंबर्स। तो प्राकृतिक संख्याएं किन्हें कहते हैं भाई? तो मैंने परिभाषा में लिखा है वे संख्याएं जिनका प्रयोग वस्तुओं को गिनने में किया जाता है प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, जैसे कि मैं आपसे बात करूं, आपकी क्लास से, आपकी क्लास में स्टूडेंट हैं और मैं आपसे कहूं कि आप अपने क्लास के स्टूडेंट को काउंट करिए, गिन के बताइए कितने हैं। तो आप जब अपने क्लास के स्टूडेंट को गिनना शुरू करेंगे तो स्टार्टिंग करेंगे 1 से, क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं आप कभी भी वस्तु मतलब आप स्टूडेंट को गिनोगे तो स्टार्टिंग 0 से करोगे नहीं हो, हमेशा 1 से स्टार्ट होती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 इस प्रकार चल रहा होगा। यानी कि 1 के बाद 2 के बाद 3 के बाद 4 के बाद 5, ये चल रहा है। 0 से स्टार्टिंग नहीं हो रही है। -1 -2 -3 नहीं आएगा। 2/3 5/7 या 2.7 या वर्गमूल 3 वर्गमूल तो नहीं आएगा। सिंपल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन। तो ये सब क्या है? प्राकृत संख्याएं। क्योंकि इनको अब कुछ स्टूडेंट कहेंगे सर 2/3 को प्राकृत संख्याएं क्यों नहीं कहते हैं? तो भाई सीधी सी बात है, उसके हम मतलब 2/3 का इस्तेमाल हम वस्तु गिनने में करते ही नहीं है। अब कुछ कहेंगे सर जिन संख्याओं को हम वस्तु गिनने में प्रयोग करते हैं उन्हें प्राकृत क्यों कहते हैं? समझ पा रहे हैं भाई? जिन संख्याओं का प्रयोग वस्तुओं गिनने में किया जाता है उन्हें प्राकृत क्यों कहते हैं? तो देखिए आपने लेट जन्म लिया है, आपको पहले जन्म लेना चाहिए था। जब इनकी परिभाषाएं बनाई जा रही थी तब आपको होना चाहिए था। समझ पा रहे हैं? क्योंकि आप ये पूछ के ये इस बात को मतलब पलट रहे हैं, मतलब उसकी परिभाषा से छेड़छाड़ कर रहे हैं। भाई जो चीज़ को आपने परिभाषित कर दिया अब उसको लेके चलना पड़ेगा ना। फिर आपने किसी को कार कह दिया, किसी को ट्रक कह दिया, किसी को बस कह दिया। अब कोई हमसे कहे कि बस को बस ही को कहते हैं,
तो भाई तो उस टाइप भी जन्म लेना चाहिए था। जब उसका नाम रखा जा रहा था तब आपको जन्म लेना चाहिए था। भाई कुछ तो स्टार्टिंग जब हमने वो चीज़ बनाई है तो स्टार्टिंग में कुछ ना कुछ तो सका होगे, कोई सा नाम उसको दिया जाएगा, बता रहे हैं। हाँ कुछ नाम के पीछे लॉजिक होते हैं, कुछ के पीछे नहीं होते हैं। इसके पीछे ऐसा कोई लॉजिक नहीं है। बस का नाम बस ही क्यों रखा, कोई लॉजिक थोड़ी ना है। ट्रेन का नाम ट्रेन ही क्यों रखा, लॉजिक थोड़ी ना है। बता रहे हैं मेरी बात को। तो जो हमने चीज़ों को परिभाषित किया है वो तो हमें लेके चलना पड़ेगा, उस पर क्यों का कोई मतलब नहीं है। वहाँ पे अगर क्यों आप करोगे क्यों क्यों, तो वहाँ पे जिन चीज़ों को जैसे परिभाषित किया गया है आपको उनको साथ लेके चलना पड़ेगा, उससे कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते। क्लियर है। तो इस प्रकार से जिन संख्याओं का प्रयोग हम वस्तुओं गिनने में करते हैं उन्हें कहते हैं हम लोग प्राकृत संख्याएं। वस्तुएं कुछ भी हो सकती हैं, कोई इंसान हो सकता है, कोई पेंसिल, किताबें, ठीक है ना, कुछ भी ऐसा, कुछ भी ब्रह्मांड में कोई भी चीज जिसे आपको गिनना हो, ठीक है, वो सब वस्तुएं हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे क्या रहने वाला है इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखिए अगर समझदारी लेके बात करें तो भाई यहां पर जीरो शामिल नहीं है, क्योंकि जीरो शामिल जब किया गया तो हमने उसको पूर्ण संख्याएं नाम दिया। जब जीरो शामिल किया तब पूर्ण संख्याएं कहा, तो ठीक है। तो जीरो शामिल यहां पे हुआ, प्राकृत संख्याओं में जीरो था ही नहीं, तो आप लोग कहां तक गिन पाओगे भाई, 1 से लेके 9 तक। फिर 9 के बाद तो 10 आएगा, और 10 तब बनेगा जब जीरो आए। अब जीरो के बिना 10 तो संभव नहीं है, और फिर 11 आएगा तो मतलब ही नहीं होता है, फिर जब 10 ही नहीं आ रहा है तो। समझ पा रहे हैं। तो इस प्रकार से जब जीरो नहीं था तब हमारे पास प्राकृत संख्याएं केवल 1 से लेकर 9 तक ही थी, लेकिन जब जीरो आया तो प्राकृत संख्याओं की संख्या बढ़ गई। क्लियर है। लेकिन ध्यान रखें, जीरो अगर नहीं लोगे तो आपके 9 तक ही खड़े हो जाओगे जाके, भाई आप तो कुछ पता ही नहीं है क्या आने वाला है। लेकिन जीरो जब शामिल कर लोगे तो आपका 10 11 12 डॉट डॉट प्लस इन्फिनिटी तक, ये सब है। पूर्ण संख्याएं कुछ नहीं है। अब जो आपकी प्राकृत संख्या बात कर रहे हैं ना, इसमें जीरो और शामिल कर लो। इसमें अगर हम जीरो और शामिल कर लें तो उसे कहेंगे पूर्ण संख्याएं। मैंने परिभाषा में लिखा है शून्य सहित सभी प्राकृत संख्याओं को पूर्ण संख्याएं कहते हैं। एग्जाम्पल, बस जीरो और शामिल कर लो, काम खत्म। 0 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट प्लस इन्फिनिटी, ये है हमारी पूर्ण संख्याएं। आई होप आपको यहाँ तक ये संख्याएं समझ में आई होंगी। अब अगली संख्याएं लेते हैं, उनको समझने का प्रयास करते हैं। चलिए चलिए स्टूडेंट, हमारी नेक्स्ट संख्याएं हैं पूर्णांक, सम, विषम, भाज्य, अभाज्य। ठीक है, पूर्णांक की बात करते हैं। तो देखिए अगर पूर्णांक का हम संधि विच्छेद करें तो होगा पूर्ण प्लस अंक, पूर्ण प्लस अंक, यानी कि ऐसे अंक जो पूर्ण होते हैं उन्हें कहा जाता है पूर्णांक संख्याएं, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग इंटीजर। ठीक है, तो पूर्ण अंक, जिनके अंक पूर्ण होते हैं उन्हें कहा जाता है पूर्णांक। ठीक है, जैसे आपका जीरो की बात करें तो जीरो आपका क्या है, पूर्णांक है, क्योंकि जीरो एक पूरी संख्या है, पूर्ण अंक है, अधूरा अंक नहीं है। ठीक है, जीरो के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट डॉट इन्फिनिटी। ठीक है, अब इसमें प्लस माइनस चलेंगे, प्लस -2 प्लस -3, क्योंकि प्लस के हों या माइनस के हों भाई अंक तो पूर्ण है, प्लस हो या माइनस हो अंक तो आपके पूर्ण हैं। ठीक है, तो आपका जीरो हो गया, +1 -1 +2 -2 +3 -3 +4 -4, ये सब क्या है, हमारे पूर्णांक हैं। लेकिन अगर बात करें 2.3 की तो 2.3 आपका पूर्णांक नहीं है। क्यों? क्योंकि 2.3 जो है वो 2 और 3 के बीच में है, तो ये पूर्णांक नहीं है।
पूर्णांक कैसे होंगे, 0, 0 के बाद सीधा 1, 1 के बाद सीधा 2, 2 के बाद सीधा 3, 3 के बाद सीधा 4, 4 के बाद सीधा 5, 5 के बाद सीधा 6, 6 के बाद सीधा 7। तो ये जो संख्याएं हैं इनके अंक क्या हैं, आपके पूर्ण हैं, तो इन्हें बोलेंगे हम लोग पूर्णांक। अभी आपके प्लस में हो या माइनस में हो, ये सब के सब आपके क्या कहलाएंगे, पूर्णांक कहलाएंगे। अगर प्लस हैं, अगर पूर्णांक आपके प्लस के हैं तो उन्हें बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक। और अगर माइनस के हैं तो उन्हें कहा जाता है ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है, इसे हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, धन पूर्ण, प्लस वालों को धन पूर्णांक और माइनस वालों को ऋण पूर्णांक, एक ही बात है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अब ये सम विषम तो देखो सभी को पता होती है, छोटी क्लासों से पढ़ते आते हैं, वही 6, 7, 5 से बच्चे जानते हैं इन बातों को कि सम संख्याएं क्या होती हैं और विषम संख्याएं क्या होती हैं। तो सिंपल सी परिभाषा है, वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं उन्हें सम संख्याएं कहते हैं, और जो संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं वो विषम संख्याएं कहलाती हैं। पूर्णतः विभाजित होने का मतलब है आपका शेषफल 0 अगर आ रहा है तो हम कहेंगे पूर्णतः विभाजित है, और शेषफल 0 नहीं आ रहा है तो हम कहेंगे पूर्णतः विभाजित नहीं है। बस इतनी सी बात है, तो ये सबको पता है। ठीक है, यहाँ टाइम नहीं लेंगे ज़्यादा। तो सब में क्या आएगा आपका 2, 4, 6, 8, 10, 12 ऐसे डॉट डॉट। ठीक है, और विषम में बात करें तो 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 ऐसी और डॉट डॉट। चलिए अब बात करते हैं भाज्य और अभाज्य संख्याओं की। भाज्य संख्याओं को हम इंग्लिश में कंपोजिट नंबर्स कहते हैं और अभाज्य को प्राइम नंबर्स कहा जाता है। अब देखिए नाम से क्लियर हो रहा होगा आपको, भाज्य संख्याएं मतलब ऐसी संख्याएं जो भाग हो जाएं, और अभाज्य मतलब ऐसी संख्याएं जो भाग ना हो। सिंपल सी बात आ रही है। ठीक है, अब जब हम संख्याओं को चेक करा, जैसे संख्या हमारी 7 होती है, कहाँ भाई यहाँ बात करें, संख्या 7 है। 7 जो संख्या है वो 1 से भी भाग हो जाएगी और 7 से भी भाग हो जाएगी। आप 7 को 1 से भाग करोगे 7 बार जाएगी, 7 को 7 से भाग करोगे 1 बार जाएगी। ठीक है, अब 7 के बाद मान लो 6 है, 6 को आप भाग करोगे 1 से भाग हो जाएगी, 6 से करोगे भाग हो जाएगी। ठीक है, 2 से करोगे भाग हो जाएगी, 3 से करोगे भाग हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही हम बात करें और मान लो 11 की, 11 1 से भाग होता है, 11 से भी भाग होता है। तो इस प्रकार से आप लोग देख रहे हैं, आप संख्या यहाँ पे कुछ भी रख लो, 6, 7, 8, 9, 10 कोई भी संख्या ले लीजिए साहब, कोई भी आपकी प्राकृत संख्या है। संख्या कैसे होनी चाहिए आपकी, प्राकृत। ठीक है, संख्या आपकी प्राकृत ही होनी चाहिए। तो आप लोग देख रहे हैं 7 हो, 6 हो, 11 हो या फिर 12 हो, ये संख्याएं ऐसी हैं। और भी एग्जाम्पल, ढेरों एग्जाम्पल ले सकते हैं हम लोग, ढेरों एग्जाम्पल हैं, कोई कमी नहीं है हमारे पास एग्जाम्पलों की, ढेरों एग्जाम्पल है। तो ये सब एग्जाम्पल हम आप बात करें तो ये सब 1 से भी भाग हो जाएंगे और अपने आप से भी भाग हो जाएंगे। 1 से भी भाग हो जाएंगे, अपने आप से भी भाग हो जाएंगे। भाई 7 7 से भाग हो ही जाएगा, मतलब अपने आप से भाग हो रहा है। 6 को 6 से भाग हो तो भाग हो ही जाएगा। कोई भी संख्या हो अपने आप से तो भाग हो ही जाएगी, और आप उस संख्या को 1 से भाग कर तो 1 से भी भाग हो ही जाएगी। तो अब सवाल ये उठता है, हम किसको कहें भाज्य संख्याएं और किसको कहें अभाज्य संख्याएं, समस्या खड़ी है। तो इसका सॉल्यूशन निकाला गया कि भाई एक काम करते हैं, हम यहाँ पे साफ देख रहे हैं कि भाई सभी संख्याएं 1 से भी भाग हो रही हैं, सभी संख्याएं अपने आप से भी भाग हो रही हैं। तो यहाँ पे अब भाज्य और अभाज्य को में अंतर रखने के लिए, इनको अलग अलग परिभाषित करने के लिए हम एक काम करते हैं, 1 को भी हटाओ और अपने आप को भी हटाओ, मतलब स्वयं को भी हटाओ उसको। उसके अलावा अगर किसी और से भाग हो तो भाज्य है, और किसी और से भाग ना हो तो अभाज्य है। बस अगर संख्या 1 और अपने आप के अलावा किसी और से भाग होती है तो वो भाज्य है। अब किसी और से भाग मतलब चाहे एक संख्या से भाग हो, चाहे एक से ज्यादा से हो। और कोई संख्या आपको हो सकता है कि वो 2 से भी भाग हो रही हो, 3 से भी हो रही हो, 4 से भी हो रही हो। तो मतलब एक संख्या से भाग हो या एक से ज्यादा संख्या से भाग हो, हमें उस बात से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन कम से कम 1 और अपने आप के अलावा कम से कम एक संख्या से भाग होना चाहिए। अब एक से ज्यादा कितनी से भाग हो रही हो हमें उसको कोई मतलब नहीं है, वो भाग में माना जाएगा। क्लियर है?
तो इस प्रकार से हमारा 7 है, 7 को बन और अपने आप के अलावा किसी और से भाग नहीं कर सकते, तो ये कई संख्या है हमारी अभाज्य है। 6 बन और स्वयं के अलावा हम 2 से भाग कर सकते हैं, 3 से भाग कर सकते हैं, तो ये भाज्य है। 11 को बन के और स्वयं के अलावा किसी और से भाग ही नहीं कर सकते हम लोग, किसी और से कटेगा ही नहीं है पूरा पूरा, तो ये आपका अभाज्य है। 12 आपका बन के और स्वयं के अलावा 2 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, 4 से कट रहा है, 6 से कट रहा है, तो 1 से ज्यादा संख्याओं से भाग हो रहा है, तो ये भी भाज्य है। कम से कम एक संख्या तो भाग हो जाए, कम से कम 1 से। क्लियर है? चलिए तो भाज्य में क्या क्या जाएगा आपका, जैसे आपका 4 बन भाई देखो ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य है, ये आपको नोट पॉइंट है, इसको याद रखना है, कोई पीछे कोई रीजन नहीं है। 1 जो होता है वो ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। क्लियर है? और 2 तो आप जानते हैं, 2 अपने आप के अलावा और बन के अलावा किसी और से भाग होगा ही नहीं है, तो 2 भी आपका अभाज्य है। 3 भी अभाज्य है, तो स्टार्टिंग 4 से होती है। 4 के बाद 6 के बाद सीधा आपका 8, फिर 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19 भी आएगा, 20 ... सही है। तो ये सब क्या है हमारी भाज्य संख्याएं, सॉरी 11 नहीं, 9 के बाद सीधा हमारा 10। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, सब भाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य में 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 ... ये सब हमारी क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं, क्योंकि ये 1 और स्वयं के अलावा किसी और से भाग होएंगे नहीं है, तो ये अभाज्य हैं। और ये वाली संख्याएं जो हमने ये एग्जाम्पल लिखे हैं, ये 1 और स्वयं के अलावा किसी और से भाग हो रही हैं, तो ये क्या है, हमारी भाज्य संख्याएं हैं। और आप लोग यहाँ पे एक नोट पॉइंट जरूर लिखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है 11th क्लास के लिए, जहाँ पे समुच्चय आप लोग पढ़ रहे होंगे, वहाँ पे आपको बहुत जरूरी है ये जानना कि जो संख्या 1 है वो आपकी क्या है, ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। क्लियर है? सेम उसी प्रकार से एक नोट पॉइंट और लिखना, ये 0 है आपका, 0 आपका ना तो धनात्मक पूर्णांक है और ना ही आपका ऋणात्मक पूर्णांक है। ना तो आप धनात्मक पूर्णांक में लेंगे 0 को और ना ही आप इसको ऋणात्मक पूर्णांक में लेंगे, क्योंकि 0 पे प्लस माइनस का कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, क्योंकि 0 ना तो प्लस का होता है और ना ही माइनस का होता है। इसे उदासीन पूर्णांक कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? जिसके पास प्लस माइनस ना हो उसे कहा जाता है उदासीन पूर्णांक। जो प्लस वाले हैं धनात्मक पूर्णांक, माइनस वाले हैं ऋणात्मक पूर्णांक, और जिस पे कोई प्लस माइनस है ही नहीं तो उदासीन पूर्णांक। तो 0 हमारा उदासीन पूर्णांक में आता है। तो ये बात याद रखें, नोट पॉइंट में लिख लेना, ये शून्य जो होता है वो धनात्मक मतलब धनात्मक पूर्णांक में भी नहीं है और ना ही आपके ऋणात्मक पूर्णांक में आता है, वो एक उदासीन पूर्णांक है। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट संख्याएं लेते हैं, उनको समझने का प्रयास करते हैं। चलिए डियर स्टूडेंट, हमारे नेक्स्ट संख्याएं हैं सहभाज्य संख्याएं और सह अभाज्य संख्याएं। ठीक है, सह का मतलब होता है साथ में। मैंने यहाँ परिभाषा लिखा है, ऐसी 2 या 2 से अधिक संख्याओं का समूह जो किसी एक संख्या से विभाजित हो सहभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। यानी कि जो समूह है आपका 2 संख्याओं का हो या 2 से ज़्यादा का समूह हो। जैसे हम लोग बात करें यहाँ पे, जैसे हमने लिया यहाँ पे 2 ले लिया और 6 ले लिया, ये 2 संख्याओं का एक समूह लिया। आप लोग अब इन दोनों संख्याओं को एक साथ किसी एक संख्या से भाग कर सकते हैं, लेकिन शर्त यह है बन नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि आप जानते हैं बन से तो सभी भाग हो ही जाएंगे, तो उस पर क्या चेक करना। ठीक है ना, तो बन के बिहाफ से तो हम चेक नहीं करेंगे, बन के अलावा किसी और संख्या से क्या ये दोनों संख्याएं भाग हो जाएंगे, तो 2 से जाएंगे, 2 से ये भी भाग होता है, 2 से ये भी भाग होता है। क्लियर है? तो ये दोनों संख्याएं जो हैं वो 2 से भाग हो रही हैं, तो ये समूह जो हमारा ये 2 संख्याओं का ये क्या कहलाएगा, सहभाज्य संख्याएं। मतलब ऐसी संख्याएं जो साथ में, सह मतलब साथ में भाग हो जाए। ऐसे आप 3 का ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए 5, 10, 15,
ये तीनों संख्याएं 5 से विभाजित हो जाएंगी। ऐसे ही 7, 14, 21, ये तीनों संख्याएं 7 से भाग हो जाएंगी। ठीक है, इस प्रकार से बहुत एग्जाम्पल लिए जा सकते हैं। तो ये सब क्या है, हमारे सहभाज्य संख्याएं हैं। बस इसका उल्टा क्या जाएगा आपका, सहअभाज्य संख्याएं, मतलब ऐसी दो या दो से अधिक संख्याओं का समूह जो किसी और संख्या से भाग ना हो, मतलब किसी एक संख्या से भाग ना हो, वन के अलावा। ठीक है, जैसे मैंने लिया 5, 7, 5, 7 दोनों किसी एक संख्या से कटेंगे ही नहीं है। ऐसे ही 9 और 10 ये दोनों किसी एक संख्या से कटेंगे ही नहीं है। ऐसे ही 8, 5, 11 ये तीनों किसी एक संख्या से कटेंगे ही नहीं है। ऐसे मान लीजिए 25, 20 और 6 ये तीनों किसी एक संख्या से कटेंगे ही नहीं है। भाई 25 और 20 तो आपके पास से कट जाएंगे, 20 और 6 आपके 2 से कट जाएंगे, लेकिन तीनों के तीनों किसी एक संख्या से नहीं कटेंगे। तो ये तीनों संख्याओं का समूह है, ये कहलाएगा सहअभाज्य संख्याएं। ये समूह जो है हमारा साथ में किसी एक संख्या से भाग नहीं हो रहा है, इसलिए सहअभाज्य संख्याएं हैं। आदि बस इतना था इसमें। अब नेक्स्ट लेते हैं। चलिए स्टूडेंट, नेक्स्ट और लास्ट संख्याएं देखते हैं, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। और ये परिमेय और अपरिमेय का तो बड़ा ही इस्तेमाल है आपके पहले चैप्टर में। जैसे हमने भाज्य अभाज्य की बात करी थी, पूर्णांक की बात करी थी, ठीक है ना, उन सभी का इस्तेमाल है जबरदस्त वाले इस चैप्टर के अंदर। और ये परिमेय अपरिमेय तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, ठीक है ना। तो इसलिए आप लोग बहुत बारीकी से इनको समझेंगे अच्छे से, क्योंकि आपका 1.2 जो है वो परिमेय अपरिमेय पर ही आधारित है। ठीक है, तो आपको परिमेय और अपरिमेय की नॉलेज है तो 1.2 अच्छे से हो जाएगा, अन्यथा आपका मामला गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, और जहाँ से आपका 1.2 से 2 नंबर का सवाल हर साल एग्जाम में आता है, ये तय फिक्स है ये। ठीक है ना, तो देख लेना आप लोग 2 नंबर चले जाएंगे भाई, अगर छोड़ते हैं तो आप इसको समझना बहुत जरूरी है यार, आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझते हैं क्या कह रही है परिभाषा इनकी। ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है परिमेय संख्याएं कहलाती हैं, जहां P व Q सहअभाज्य पूर्णांक हैं तथा Q नॉट इक्वल 0 है, यानी Q 0 के बराबर नहीं है। अच्छा समझते हैं भाई, जैसे हमने एक संख्या लिखी 0, क्या 0 को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं? भाई P/Q का मतलब है कि अंश में भी कोई संख्या हो, हर में भी कोई संख्या होनी चाहिए, मतलब अंश में भी कुछ हो और हर में भी कुछ हो, यानी कि भिन्न के रूप में हो। ठीक है ना, तो इसका मतलब है P/Q का रूप, यानी कि अंश में भी कुछ लिखा हो और हर में भी कुछ लिखा हो, ऊपर भी कुछ हो यहाँ पे और बटे में भी कुछ हो, यहाँ भी कुछ हो, यहाँ कोई संख्या हो, यहाँ भी कोई संख्या हो, तो उसे बोलेंगे हम P/Q का रूप। कुछ टीचर्स या कुछ बुक्स कहती हैं कि A/B का रूप, तो ये भी सही है, गलत नहीं है। आप P/Q का रूप कहें या A/B का रूप कहें, दोनों का अर्थ यही है कि उस अंश और हर दोनों में वो संख्या हो। ठीक है, चलिए अब 0 की अगर बात करें तो 0 के बटे में हम 1 ले सकते हैं, 0 के बटे में 2 मान सकते हैं, 0 के बटे में 5 मान सकते हैं, 0 के बटे में 11 ले सकते हैं, 0 के बटे में 12 ले सकते हैं, ऐसा ऑन। क्योंकि 0 के बटे में आपकी मतलब 0 को किसी भी संख्या से भाग करिए आएगा तो 0 ही, सबको पता है। 0 को किसी भी संख्या से भाग करें तो संख्या आपकी 0 ही प्राप्त होती है। ठीक है ना, तो यह आप देख रहे हैं यहाँ पे अच्छे से हम 0 को P/Q के रूप में लिख पा रहे हैं। भाई ये P/Q का रूप है, अंश में भी कुछ है, हर में भी कुछ है, अंश में भी कुछ है, हर में भी कुछ है। भले ही हम 0 को कितने ही रूप दे पा रहे हैं, इसको बटे में कुछ भी आए हमें क्या मतलब है, बटे में संख्या मौजूद तो है। तो ये क्या है हमारे 0 हमारा क्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ये बहुत ही स्टूडेंट का डाउट रहता है कि 0 परिमेय है या नहीं है। तो भाई 0 को आप इस प्रकार समझिए, इस तरीके से समझिए
कि जीरो के बटे में हम वन ले सकते हैं, 2 3 5 11 12 कुछ भी लिखें, क्या जीरो का मान चेंज होगा? भाई सबके मान आएंगे तो जीरो ही, इन सबके मान क्या आएंगे भाई, इन सबके मान जीरो ही तो आएंगे। अब बटे में यहाँ पे अनंत संख्याएं रख सकता हूँ जीरो के बटे में, तो सभी का मान जीरो आएगा। तो हम साफ साफ यहाँ पे देख रहे हैं हम जीरो को पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि बटे में आप कुछ भी लिखिए आना तो जीरो ही है। चलिए ऐसे मैं बात करूं 1 की, 2 की, 3 की, अब ये प्लस में हो या माइनस में हो कोई भी हो, भाई इनके बटे में 1 मान सकता हूँ, 2 के बटे में 1 मान सकता हूँ, 3 के बटे में 1 मान सकता हूँ, -2 के बटे में 1 मान सकता हूँ। यहाँ पे मैं 1 के अलावा कोई और संख्या नहीं ले सकता, क्योंकि अगर मैंने 2 को 1 के अलावा मतलब 2 से भाग करा तो संख्या कितनी आएगी, 1 आएगी। 2 को 3 से भाग करा तो आपको पता है ये लगभग आपका 0.666 आएगा। तो आप क्या देख रहे हैं, 1 के अलावा कुछ और संख्या बटे में रखोगे तो वो संख्या आपकी नहीं मिलेगी, संख्या कुछ और बन जाएगी। तो आपको बटे में वो संख्या लेनी है जिससे उसके मान पे कोई प्रभाव ना पड़े, कोई फर्क ना पड़े। भाई जीरो के बटे में तो कुछ भी लगा लो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, लेकिन जीरो के अलावा बाकी सभी संख्याओं के बटे में 1 ही आ सकता है, 1 के अलावा कुछ और नहीं ले सकते। अगर बटे में नहीं कुछ दिया है तो आप केवल 1 ही मान सकते हैं, 1 के अलावा कुछ और मानोगे तो उसका मान चेंज हो जाएगा। ओके चलिए, और इसी प्रकार से आपकी भिन्न तो आपको पता ही है 5/7, 2/3, तो साफ साफ पी अपॉन क्यू के रूप में लिखा हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ठीक, ऐसे ही 1.6, भाई 1.6 को हम लिख सकते हैं 16/10, 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा ये, 2 से 2 अट्ठे 16 और 2 पंजे 10, 8 को 5 से भाग करोगे 1.6 से आएगा। इसी प्रकार से 2.3333 डॉट डॉट। ठीक है, तो आपने 9th क्लास में पढ़ा है, ये संख्या है, मैंने डॉट लगाया देखो यहाँ पे, इसका मतलब ये है दशमलव के बाद ही कटना बंद ही नहीं हो रही है, शेष पर जीरो आ ही नहीं रहा है, भाग होती जा रही है, होती जा रही है, होती जा रही है, लिमिट ही नहीं है, अनंत भाग हो रही है। लेकिन यहाँ पे अंक रिपीट, दशमलव के बाद अंक रिपीट कर रहा है, 3 3 3 3, एक अंक रिपीट कर सकता है, 2 कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं, 4 कर सकते हैं, 5 कर सकते हैं, लेकिन अंक रिपीट करने चाहिए। जैसे मान लीजिए कहीं पे 5.232323, देखो यहाँ पे 2 अंक रिपीट कर रहे हैं, क्लियर है। तो जहां पे आपका ऐसा दशमलव प्रसार जो दशमलव के बाद कटना बंद ही नहीं हो रहा है, ठीक है, और साथ में क्या है, दशमलव के बाद अंक रिपीट कर रहे हैं, तो उन्हें आप लोगों ने 9th क्लास के अंदर पी अपॉन क्यू के रूप में लिखा है। वहां पे आपके ये क्वेश्चन होते थे, वहां पे इस प्रकार से क्वेश्चन दिया जाता था, आपसे कहा जाता था कि इसे पी अपॉन क्यू के रूप में लिखिए। ठीक है, तो ये संख्याएं ऐसी हैं जिन्हें हम पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम दशमलव में इनमें बात करें ना, इनमें दशमलव में, तो इनका जो दशमलव प्रसार है, दशमलव प्रसार कैसा होना चाहिए आपका, या तो शांत हो, शांत मतलब दशमलव के बाद कटना बंद हो जाए। जैसे ये पॉइंट के दशमलव के बाद एक बार ही भाग गई है, उसके बाद भाग जा ही नहीं रही है। किसी में दशमलव के बाद 3 अंकों तक भाग जा सकती है, किसी में 4 अंकों तक जा सकती है, किसी में 5 अंकों पर जाके खत्म हो सकती है। ठीक है ना, यानी कि दशमलव के बाद वो कहीं ना कहीं भाग होना बंद हो जा रही है, तो वो शांत में, शांत कहेंगे उसका, हम कहेंगे कि उसका दशमलव प्रसार है वो कैसा है, शांत है। ठीक है, और मान लो दशमलव के बाद कटना बंद ही नहीं हो रहा है, कटते जा रहा है, कटते जा रहा है, भाग करते जाओ, जिंदगी भर बैठ के भाग करो, करते जाओ करते जाओ करते जाओ, भाग ही होता जाएगा, खत्म ही नहीं हो रहा है, तो वो अशांत है। ठीक है, और अशांत अगर आए तो साथ में क्या हो चाहिए आपका, आवर्ती। आवर्ती मतलब दशमलव के बाद अंक रिपीट करने चाहिए, चाहे तो 1 अंक रिपीट करें, चाहे 2 अंक रिपीट करें, चाहे 3, चाहे 4, कितने ही अंक रिपीट करें, लेकिन रिपीट करने चाहिए अगर केस अशांत का है तो।
ठीक है, तो ये हमने 9th क्लास में पढ़ा है कि ऐसी संख्या दशमलव वाली संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार शांत या फिर अशांत व आवर्ती होता है उन्हें हम p अपॉन q के रूप में लिख सकते हैं, और उन्हें हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्याएं भी कहते हैं। भाई दशमलव में कोई संख्या आई और आपको बताना है वो परिमेय है या नहीं है, तो आप ये चेक कर लें उसका दशमलव प्रसार कैसा है। ठीक है, बस अगर इनमें से आ रहा है तो परिमेय है, और इनमें से आ रहा है तो आप उसे p अपॉन q के रूप में लिख ही पाओगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, और साथ में मैंने आपको बताया है बटे में आपका मतलब क्यों आपका जीरो नहीं होना चाहिए। क्यों जीरो होने का मतलब है हर वाली संख्या जीरो नहीं होनी चाहिए, हर वाली संख्या जीरो नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर किसी संख्या के बटे में अगर जीरो आ गया तो बन जाता है इन्फिनिटी। संख्या आपकी कोई भी रहे, कोई भी संख्या हो, अगर संख्या के बटे में जीरो तो आता है इन्फिनिटी। सही है, और जीरो को अगर किसी भी संख्या से भाग करो, जीरो को किसी भी संख्या से भाग करो तो हमेशा क्या आता है, जीरो। ये ठीक पता है, जीरो को किसी संख्या से भाग करो तो परिभाषित है, ये परिभाषित है जीरो आएगा। जीरो को किसी भी संख्या से भाग करो, ये परिभाषित है कि जीरो ही आएगा। लेकिन किसी भी संख्या को अगर जीरो से भाग करें क्या आएगा, ये परिभाषित ही नहीं है। हमारे मैथमेटिशियन अभी तक ये परिभाषित नहीं कर पाए हैं कि आप अगर 7 को जीरो से भाग करोगे तो क्या आएगा, 9 को जीरो से भाग करोगे तो क्या आएगा, 125 को जीरो से भाग करोगे तो क्या आएगा, ये अभी तक परिभाषित नहीं है। ठीक है ना। अब आपकी संख्या अगर परिभाषित ही नहीं है तो आप कैसे कह पाओगे परिमेय है या अपरिमेय। भाई संख्या पहले परिभाषित तो हो, संख्या परिभाषित ही नहीं है तो आप उसे परिमेय है अपरिमेय कैसे कह पाओगे, कह ही नहीं सकते भाई। इसलिए हमने यहाँ पे कंडीशन लगाई है कि Q का मान जीरो नहीं होना चाहिए, ये कंडीशन है भाई। ठीक है ना। P और Q आप दोनों के दोनों क्या हो चाहिए, सहअभाज्य पूर्णांक होने चाहिए। कुछ टीचर्स या कुछ किताबें बताती हैं कि P और Q पूर्णांक होने चाहिए, केवल पूर्णांक, वो सहअभाज्य की बात नहीं करती हैं। लेकिन मैंने यहाँ पे सहअभाज्य को जानबूझ के लिया है, जिससे हम लोग जब संख्याएं आगे पढ़ेंगे ना, क्वेश्चन आएंगे हमारे वर्गमूल 2 को अपरिमेय सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए कि वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है, तो यह अपरिमेय सिद्ध कीजिए, तो वहां पे हमें इस वाले पॉइंट की जरूरत पड़ती है। इसलिए मैंने ये पूरा स्टेटमेंट पूरा लिखा है यहाँ पर। आप केवल इतना भी यहाँ पे ले देते हैं कि जहाँ P में Q पूर्णांक है तो भी सही है, गलत नहीं है, और सहअभाज्य पूर्णांक लिखोगे तो ये भी सही है, गलत नहीं है। तो सहअभाज्य का मतलब ये हो गया P और Q ऐसे पूर्णांक हो, जब 5 ऊपर है 7 नीचे है, ये दोनों पूर्णांक हैं और साथ में क्या है, सहअभाज्य है। क्या है, ये सहअभाज्य है, बस साथ में किसी एक संख्या से नहीं घटेंगे। दैट्स इट। क्लियर है, बस इतनी बात यहाँ पे ध्यान रखनी। चलिए, आई होप आपको इतनी बात समझ में आ रही होगी। अब कुछ कहेंगे सर 10/15 क्या परिमेय है, अपरिमेय है? चेक कर लो, P अपॉन Q का रूप है क्या बटे में जीरो है, नहीं है, ये भी सही है। ये कंडीशन P और Q सहअभाज्य पूर्णांक हैं, तो पूर्णांक तो हैं लेकिन सहअभाज्य नहीं है, तो सहअभाज्य बन तो सकते हैं ना ये भाई। इसमें हम काटें, अगर 5 से काटें, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0.666। इसकी वैल्यू भी 0.66 आएगी, इसकी वैल्यू भी 0.66 आएगी। ध्यान सुनना, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 0.66 और इसकी वैल्यू भी 0.66 आएगी। भाग करके देख ले, सेम आएगा भाई। भाग करो, अभी 10 को भाग करेंगे 15 से, पॉइंट आगे 0 बढ़ाएंगे, 15 छक्का 90, 10 बचेगा, 15 छक्का 90, फिर 15 छक्का 90, 15 छक्का 90, यही आता रहेगा। क्लियर है। तो आप लोग यहाँ पे साफ साफ देख रहे हैं दोनों के मान सेम है, और यहाँ पे ये क्या देख रहे हैं आप लोग, 0.6666 आ रहा है। दशमलव के बाद कटना बंद नहीं हो रहा है, एहसान। दशमलव के बाद अंक रिपीट कर रहा है, आवर्ती। तो क्या संख्या हमारी है, परिमेय। अब अगर ये परिमेय है तो ये जो मान है वो इसका है और इसका भी है। भाई इसका कह लो या इसका कह लो, एक ही बात है। तो इसलिए ये अगर परिमेय है तो ये भी परिमेय है और ये भी परिमेय है, क्योंकि तीनों बराबर है। अगर ये परिमेय तो ये भी परिमेय और ये भी परिमेय। लेकिन भले ही मैंने यहाँ पे सहभाज्य लिखा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, अगर भाज्य भी है तो भी वो आपका परिमेय संख्या ही है।
क्योंकि आपने जब भाग करके देखा तो 0.666 आ रहा है, यानी कि आपका दशमलव प्रसार अशांत व आवर्ती आ रहा है। और जिन दशमलव वाली संख्याओं का दशमलव प्रसार अशांत व आवर्ती होता है उन्हें कहते हैं हम परिमेय संख्याएं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, इसी दिमाग में चल सकता है 10/15 या मान लो 16/20 या मान लो 25/35, तो सब तो सहभाज्य आ रहे हैं, तो क्या हम उन्हें परिमेय नहीं कहेंगे? भाई परिमेय है, आप भाग करके देख लो ना, चेक कर लो, क्या दिक्कत है। ओके, लेकिन मैंने किसी मकसद से उसको लिखा है, उसकी जरूरत पड़ेगी आगे चल के, इसलिए मैंने उसको यहाँ पे लिया है। लेकिन आप लोग केवल यहाँ पे क्यूब, जहाँ पी व क्यू पूर्णांक हैं इतना ना लिखो तो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अपरिमेय की बात कर लेते हैं। तो अपरिमेय संख्या क्या है? ऐसी संख्याएं जिन्हें पी अपॉन के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। भाई जिन्हें पी अपॉन क्यू के रूप में लिखा जा सके वो परिमेय है, और जिन्हें पी अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सके वो अपरिमेय है, सीधी सी बात है। तो किन्हें नहीं लिख सकते भाई? वर्गमूल 2 को नहीं लिख सकते, वर्गमूल 3 नहीं लिख सकते, वर्गमूल 7 नहीं लिख सकते, घनमूल 11 नहीं लिख सकते, घनमूल 25 नहीं लिख सकते, पाई नहीं लिख सकते, डॉट डॉट आदि। क्योंकि लास्ट क्लास में मैंने इनके बारे में आपको बताया था कि वर्गमूल 2 की जो वैल्यू होती है, वर्गमूल 2 की जो वैल्यू होती है 1.4142 ऐसे कुछ समथिंग आती है। एजेड में लिखने से बता रहा हूँ आपको, ऐसे रैंडमली होती है इस तरह से कुछ। लास्ट क्लास में मैं लिख के बताया था, चलो मैं लिख के बता देता हूँ इसको, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट, मैंने यहाँ पे वर्गमूल 2 और पाई की वैल्यू लिखी है, ठीक है ना। वर्गमूल 2 को समझ जाएंगे तो वर्गमूल 3, वर्गमूल 7, घनमूल, कोई भी वर्गमूल, कोई भी घनमूल, सब ऐसी कहानी चलने वाली है उसके साथ में। तो देखिए वर्गमूल 2 में दशमलव के बाद आप देख रहे हैं कटना बंद नहीं हो रहा है, डॉट डॉट लगाया मैंने, डॉट डॉट। डॉट डॉट का मतलब है कि वो संख्या कटना बंद नहीं होगी, यानी कि शेषफल 0 कभी नहीं आएगा। आप भाग करते जाएंगे, भाग होती जाएगी, कभी भी शेषफल 0 नहीं आएगा। यानी कि इसका दशमलव प्रसार वो कैसा है? अशांत है। दशमलव प्रसार कैसा है इसका? अशांत है, सही है। पाई का भी देखिए दशमलव प्रसार कैसा है इसका? अशांत है। ओके, अच्छा दशमलव के बाद क्या अंक रिपीट कर रहे हैं? 4 1 4 2 1 3 5 6 2 3 कुछ रिपीट कर रहा है इसमें, और आगे भी आएगा, बस यहीं तक मैंने लिखा है इसको, ठीक है ना। तो आपको साफ साफ यहाँ पे नजर आ रहा है, यहाँ पे कोई भी अंक रिपीट नहीं कर रहा है। जैसे यहाँ पे दशमलव के बाद 3 3 3 3 या 2 3 2 3 2 3, या फिर मान लो दशमलव के बाद 6 7 6 7 6 7 ऐसे आने चाहिए, ठीक है। यहाँ तो ऐसा कुछ है ही नहीं, यानी कि दशमलव के बाद आपका अंक रिपीट नहीं कर रहा है, तो ये क्या है आपका? अनावर्ती। और ये 9th क्लास में आपने पढ़ा है कि जिन संख्याओं का दशमलव प्रसार अशांत व अनावर्ती होता है, जिन संख्याओं का दशमलव प्रसार अशांत व अनावर्ती होता है उन्हें अपरिमेय संख्याएं कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जिनका दशमलव प्रसार अशांत व अनावर्ती होगा उन्हें हम पी अपॉन क्यू के रूप में लिख ही नहीं सकते, किसी हाल में नहीं लिख सकते भाई, ठीक है ना। आप कितना ही जोर लगा लें, इन जिनका दशमलव प्रसार अशांत व अनावर्ती आ रहा है उन्हें हम पी अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। परिभाषित नहीं है, या अभी तक परिभाषित ही नहीं है कि इनको हम पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं क्या, नहीं पता, नहीं लिख सकते, अभी तक तो नहीं लिख सकते। यहाँ पर लिख रहे तो बात अलग है, बट अभी तक तो नहीं लिख सकते, ठीक है ना। ऐसी पाई में आप देख रहे हैं दशमलव के बाद यहाँ पे कोई भी अंक रिपीट नहीं कर रहा है। 1 4 1, कोई कहेगा 1 आ गया सर, मैं इस रिपीट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बार बार आना चाहिए। अगर 1 है तो 1 1 1, या 1 4 आ गया तो 1 4 1 4 1 4 आना चाहिए। क्या ऐसा कुछ हो रहा है यहाँ पे? कोई 1 अंक रिपीट कर रहा है, कोई 2 अंक, या कोई 3 अंक, कोई 4 अंक, कोई 5 अंक रिपीट कर रहे हैं? कुछ नहीं, यहाँ रैंडमली चल रहा है, कुछ भी अंक आ रहा है, कोई अंक रिपीट नहीं कर रहा है, ठीक है ना। अब तुमने वर्गमूल 2 की कहानी समझ ली। ऐसी कहानी वर्गमूल 3 की होती है, वर्गमूल 7, घनमूल 11, घनमूल 25, यानी कि वर्गमूल घनमूल कोई भी हो जी, ठीक है ना, उन सब के दशमलव प्रसार अशांत व अनावर्ती ही होते हैं। ये संख्याएं कैसी है? हमारे अपरिमेय संख्याएं हैं। क्लियर है? आई होप आपको ये परिभाषाएं समझ में आई होंगी। इसी के साथ हमारी जो संख्याएं हैं वो कंप्लीट होती हैं।
अब इन संख्याओं के सहारे, इनके भरोसे हम अपने 10th क्लास की मैथ को कवर करेंगे। और जो बंदा इन संख्याओं को अच्छे से पढ़ लेगा, अच्छे से इनको याद कर लेगा, अच्छे से समझ लेगा, उसके लिए आगे चल के कोई दिक्कत नहीं होगी जब क्वेश्चन संख्याओं वाले आ रहे होंगे। काफ़ी क्वेश्चन आपको संख्याओं वाले देखने को मिलेंगे, काफ़ी चैप्टरों में देखने को मिलेंगे। अगर आपको संख्याओं की नॉलेज है तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, आप बिल्कुल मज़े में उन क्वेश्चनों को कर लेंगे। क्लियर है? तो क्लास को यहीं पर फिनिश करते हैं। आई होप आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने यूट्यूब चैनल मोहन सिंह लेक्चर्स को सब्सक्राइब करें। और वीडियो कैसा लगा, आपको पसंद आया या नहीं आया, क्या समझ में आया, क्या समझ में नहीं आया, उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करें। आपका ये लाइक और सब्सक्राइब हमारी एनर्जी होती है, ये एनर्जी हमें मिलेगा तो हम आगे भी अच्छे से काम कर पाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड में शेयर करें। ठीक है, जिससे मैक्सिमम स्टूडेंट का बेनिफिट हो सके। चलिए, इसी के साथ क्लास को यहीं पे फिनिश करते हैं। बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय, टाटा।